रोग से ग्रसित हो, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इन किसी भी कारण से जब किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड जाता है। देने वाला कहलाता है दाता और लेने वाला कहलाता है ग्राही, डोनर और रिसिपिएंट। When a person needs blood through any reasons, either accidental problem, either in surgery, either it is a genetical problem such as hemophilia, sickle cell anemia, thalassemia, and malnutrition, it needs blood. When then a person which is called donor donates the blood, and receiver या recipient which is called patient receives the blood. There are some processes because blood donation or blood transfusion is a scientific process. It has number one process is called collection of blood. रक्त का संग्रहण, यानी कि दाता से रक्त का संग्रहण। ये हमने आज में कल चर्चा करनी थी कि कैसे रक्त संग्रह किया जाता है और इसके कई पॉइंट थे। नंबर एक, सबसे पहले दाता के रक्त की जांच की जाती है, वो स्वस्थ है या नहीं, उसको कोई बीमारी तो नहीं है। दूसरा, उसके रक्त को कुछ कैनुला या प्रोवेशनी लगाया जाता है और उसको एक ऐसे पात्रों में रखा जाता है जो कि थक्का रोधी हो, यानी कि जिसमें रक्त जमे नहीं और साथ ही साथ ठीक है वो खराब भी ना हो। और फिर आगे उसको फिर फ्रीज कर लेते हैं, यानी कि फ्रीज कर देते हैं और उसको हम किसी ठंडे फ्रिज में या कहीं रख देते हैं, सुरक्षित भंडार में रख देते हैं। और फिर है उसके बाद जो रक्तदान करता है, रक्तदान करने के बाद आधा से लेकर 1 घंटे के बीच में, आधा मिनट 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच को डॉक्टर की निगरानी में रह के उसको रक्तदान करने के बाद कोई प्रतिक्रिया में चक्कर आना या कोई उल्टी आना या बुखार आना, तो इस तरह से और उस रक्त को कुछ संग्रह करना है। आज है कि रक्त जो है रोगी में कैसे चढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं रक्त आदान। सबसे पहले जिस व्यक्ति में रक्त को चढ़ाया जाता है उसे रोगी या मरीज, पेशेंट कहते हैं। तो उस रोगी के, मरीज और दाता के रक्त की जांच की जाती है। की जाती है कैसे? जैसे ABO ग्रुपिंग है, साथ RS ग्रुपिंग है, यानी कि एंटीजन A की जांच की जाती है और RS की जांच की जाती है। दूसरा, जब रोगी में रक्त चढ़ाना हो तो उसको पश्चिम भंडार से, फ्रीजर से केवल 30 मिनट पहले, अर्थात आधा घंटा पहले उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ये नहीं कि फ्रिज से निकाला सीधे उसके बॉडी में चढ़ा दिया। 30 मिनट पहले उसको या आधा घंटा पहले उसको फ्रिज से निकालना है ताकि ब्लड नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तीसरा, उचित प्रकार के कैनुला या प्रोवेशनी के द्वारा मरीज के शरीर में उसको चढ़ाया जाता है। और नंबर 4, हमेशा रक्त जो चढ़ाते हैं तो उसको इंट्रावीनस अर्थात अंतःशिरा द्वारा, इंट्रावीनस जिसको कहते हैं अंतःशिरा, यानी कि शिराओं के माध्यम से। शिराएं होती हैं तो यहाँ लगाता है और शिरा से कुछ देर उसकी बॉडी में जाता है। हमेशा इंट्रावीनस या अंतःशिरा द्वारा ही, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि रोगी या मरीज में रक्त को चढ़ाया जाए। ठीक है, इंट्रावीनस। और उसके बाद जैसे जैसे रक्त इंट्रावीनस अंतःशिरा द्वारा रोगी के शरीर में जाता है तो उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया तो नहीं होती है। रक्त के जाने से जो प्रतिक्रिया होती है, रिस्पॉन्स करता है, उसको देखा जाता है। जैसे उसको ठंड लग रही है या उसको ज्वर या बुखार, फीवर आ रहा हो, ये देखा जाता है। या शरीर उसका नीला पड़ रहा हो, साइनोसिस कहते हैं, नीला पड़ रहा हो या कोई अन्य प्रतिक्रिया हो रही है तो डॉक्टर उस पर नजर रखता है। सबसे पहले रोगी या मरीज और दाता के रक्त की जांच की जाती है, मिलान की जाती है, उनका एंटीजन AB या RS मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और जब मिलता है तो ही रक्त चला जाता है।
मरीज के शरीर में डालने से पहले फ्रीजर से या शीतल भंडार से 30 मिनट पहले, आधा घंटे पहले फ्रीजर से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि रक्त का तापमान जो है वो नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए। फिर तीसरा है उचित कैनुला या प्रवेशनी। आपने ऐसे कई जगह वो लोग कैनुला लगा देते हैं, ठीक है, उसके द्वारा रोगी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और रक्त का प्रवेश, रक्त चढ़ाना केवल इंट्रावेनस या अंतःशिरा द्वारा ही किया जाना चाहिए। और फिर है जैसे जैसे रक्त रोगी के शरीर में बूंद बूंद करके चढ़ता जाता है, रक्त के जाने से उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है, जैसे उसको ठंड लगना, चिलिंग, फीवर आना, बुखार आना, या उसका शरीर नीला पड़ना, या कोई और समस्या हो रही है तो है। इसके लिए डॉक्टर उस रक्त में पहले से क्या करते हैं, उचित दवाएं मिला देते हैं, उचित दवाएं मिला देते हैं। और इस प्रकार से दाता के रक्त को रोगी के शरीर में उचित प्रकार के कैनुला के द्वारा धीरे धीरे बूंद बूंद करके अंतःशिरा द्वारा चढ़ाया जाता है और रोगी पर नजर रखी जाती है कि उसको कोई प्रतिक्रिया तो नहीं होगी। अब जो है रक्तदान या रक्तदान करना जो है उसके दो तरीके हैं। कैसे? एक का नाम है समजीवी और दूसरे का नाम है समजात। इसे कहते हैं ऑटोजेनिक और इसे कहते हैं एलोजेनिक। इट मीन्स ब्लड डोनेशन फ्रॉम डोनर टू द पेशेंट और रिसिपिएंट कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, आइदर ऑटोजेनिक और आइदर एलोजेनिक। पहला समजीवी का मतलब होता है जब कभी हमने स्वयं किसी व्यक्ति ने रक्तदान कर रखा हो, व्यक्ति ने रक्तदान कर रखा हो और बाद में उसी को जरूरत पड़ती है तो उसी व्यक्ति का रुधिर उसी को चढ़ाया जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को ने पहले कभी रक्तदान कर रखा हो और वही ब्लड फिर उसी को चढ़ाया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ ब्लड ऑफ द सेम ओन पर्सन, वो ब्लड उसी का है, सेम पर्सन टू द सेल्फ उसी का है वो, ठीक है। उसे कहते हैं हम कौन सा, समजीवी या ऑटोजेनिक। समझ पा रहे हैं से? मैंने कहा जब कभी कोई व्यक्ति रक्तदान करता है और निकट भविष्य में उसी को रक्त की आवश्यकता होती है तो उसी के रक्त को उसी को चढ़ा देते हैं, स्वयं का रक्त चढ़ा देते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति को स्वयं का रक्तदान किया हुआ रक्त ही उसी व्यक्ति को चढ़ा देते हैं तो इसे ऑटोजेनिक या समजीवी कहते हैं। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द ओन ब्लड टू द सेम पर्सन इज कॉल्ड ऑटोजेनिक। एंड नंबर 2 होता है समजात। जब किसी अन्य व्यक्ति का ब्लड या रुधिर किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, वो उसका रक्त नहीं होता, किसी एक और ने दान किया रक्त है और किसी और व्यक्ति को चढ़ा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं समजात। क्या कहते हैं? समजात। When the other person's blood then enters into the other person, एक कोई और व्यक्ति रक्तदान कर गया किसी और व्यक्ति में चढ़ा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं समजात या एलोजेनिक। हालांकि रक्तदान करने की प्रक्रिया है, रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया है, वो केवल इंसानों में नहीं पशुओं में भी किया जाता है, गाय में, भैंस में, घोड़े में, यानी कि ये एनिमल्स में भी किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि रक्तदान करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए। रक्तदान के दौरान सावधानियां, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नंबर 1 सबसे पहला काम तो ये है कि दाता और मरीज यानी कि ग्राही, दाता और मरीज के रक्त का मिलान करना जरूरी है। द मैचिंग ऑफ डोनर्स एंड पेशेंट्स ब्लड, स्पेशली फॉर ABO grouping
और RH ग्रुपिंग। यानी कि एंटीजन कौन कौन से, दो तरह के ग्रुपिंग है, समूह है, एक ABO समूह है, एक RH समूह है। यानी एंटीजन A और B भी मिला दिए और RH मिला दिए, और जब मिलता है तो रक्तदान आगे प्रक्रिया कर देते। दूसरा, जो दाता का रक्त है उसमें ये देखना कि कोई जैसे HIV यानी कि एड्स का वायरस तो नहीं है, या हेपेटाइटिस और कोई अन्य गंभीर रोगों के वायरस या कीटाणु तो नहीं है। नहीं तो दाता के रक्त में अगर ये चीजें मिले तो उसको संग्रह ही नहीं करते, उसको फेंक देते हैं, चेकिंग करने के बाद भी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है थ्रू ब्लड। तो HIV, हेपेटाइटिस या अन्य जो कोई भी गंभीर रोग हो उसको जांच करना जरूरी है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये प्रक्रिया जो है रक्तदान की प्रक्रिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी कुशल यानी कि जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उनकी निगरानी या देख रेख में करना चाहिए। इन द सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर में ही काम करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कोई उचित नर्सिंग कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, अगर डॉक्टर नहीं है तो कोई पैरामेडिकल स्टाफ हो, जैसे नर्स है या ये, तो उनके द्वारा इतना कराया जाना चाहिए। और फिर है कि रक्तदान के समय अगर रोगी को कोई परेशानी हो रही हो, रोगी को कोई परेशानी या उसमें कोई विकृति या ऐसा आ रहा हो, जैसे ठंड लगना, बुखार आना, जो हमने कहा था, ठीक है, इसका शरीर नीला पड़ रहा है, या इसका तापमान कम है या उल्टियाँ हो रही है, इसका मतलब उसको ब्लड सूख नहीं कर रहा है, तो इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट है जो कि रक्तदान के दौरान सावधानियां बरती जाती हैं। और अगला पॉइंट इसमें आता है कि अगर आपने रक्तदान के दौरान सावधानियां नहीं बरती, लापरवाही कर दी, तो कौन कौन सी समस्या हो सकती है। रक्तदान के कारण लापरवाही अर्थात केयरलेस अगर आप हो गए तो उससे कौन कौन से परिणाम, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने रक्त की जांच ढंग से नहीं की, ब्लड ले लिया और ब्लड डाल दिया, तो HIV-1 और HIV-2 ये वायरस दाता के शरीर से रोगी के शरीर में जा सकते हैं और उसको एक्स हो सकता है। दूसरा, HTLV ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस 1 और HTLV, इनका भी ट्रांसमिशन दाता से रोगी में हो सकता है। अगला है क्रेयूट्ज-फेल्ट-जैकब, ये भी एक परेशानी है जो कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है, जो दाता में था परंतु तो हमने लापरवाही बरती, जांचा नहीं और सीधे किसको दे दिया, रोगी या मर गया। तो कहने का मतलब है यदि दाता के रक्त में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, बीमारी के वायरस या कीटाणु या जीवाणु हो, तो उनकी पहले भली भांति जांच करनी चाहिए। और यदि उसमें कोई भी ऐसा पाया जाता है तो उसको रोगी को नहीं चढ़ाया जाता है, वरना ये गंभीर परिणाम हो सकते हैं, अब प्रश्न आता है कि रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। सबसे बड़ी बात है कि रुधिर वर्ग को जानना क्यों जरूरी है। रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, आइदर यू कैन से इम्पोर्टेंस और कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो मैं बता रहा हूं आपको, देखो हमारे शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में कोई भी लक्षण हो, सभी लक्षण जीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, सभी लक्षण जीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीन्स, ठीक है। उसी तरह किस व्यक्ति का रुधिर कैसा होगा वो निर्भर करता है उसमें कौन से जीन हैं, जैसे कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई व्यक्ति बौना होता है, किसी के घुंघराले बाल होते हैं, किसी के सीधे बाल होते हैं, ठीक है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। हमारे शरीर में प्रत्येक लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार हमारा
सभी व्यक्तियों का रुधिर एक समान दिखता है, रुधिर समान दिखता है, परंतु वास्तव में वो समान होता नहीं है। लाल है जो सभी समान है, किसी का ए ग्रुप होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ओ होगा, किसी में आरएच होगा, किसी में आरएच नहीं होगा। तो कैसे तैयार करें कि कौन किस व्यक्ति में कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा रुधिर वर्ग है? तो रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाला एक जीन है जिसका नाम है आई, जीन है आई। हमारे शरीर में रुधिर वर्ग का नियंत्रण करने वाला जो जीन है वो है आई, और इसके 3 विकल्पी होते हैं। आमतौर पर एक जीन के 2 ही विकल्पी होते हैं, लेकिन कुछ के 3 होते हैं। इस जीन आई के भी 3 विकल्पी होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है आई ए, दूसरे का नाम है आई बी, और तीसरे का नाम है आई जीरो। रुधिर वर्ग का नियंत्रण, रुधिर वर्ग का नियंत्रण एक विशेष जीन के द्वारा होता है जिसको आई से व्यक्त करते हैं, और इस जीन के 3 विकल्पी होते हैं। नंबर 1 विकल्पी आई ए, नंबर 2 आई बी, और नंबर 3 आई जीरो। अब ये आई ए बी जीरो क्या है? आई ए का मतलब यह एंटीजन ए बनाता है, एंटीजन ए बनाता है जो हमारे आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, झिल्ली पर पाया जाता है। आई बी दूसरे प्रकार का एंटीजन यानी बी एंटीजन बनाता है, तो उसमें बी एंटीजन पाया जाएगा जो ए से अलग होगा। और तीसरा आई जीरो, यह कोई भी एंटीजन नहीं बनाता, अर्थात जिस व्यक्ति में यह विकल्पी होगा उसमें कोई एंटीजन नहीं होंगे। अब हमने शुरू में कहा था कि रुधिर वर्ग का नियंत्रण एक जीन के द्वारा होता है जिसको आई कहते हैं। उसके 3 विकल्पी होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं उसमें, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हैं, आई ए, आई बी और आई जीरो। आई ए प्रोड्यूस ए एंटीजन, आई बी प्रोड्यूस बी एंटीजन, whereas आई जीरो डू नॉट प्रोड्यूस एंटीजन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्मॉल आई, क्योंकि ये दोनों क्या है इसके ऊपर प्रभावी होते हैं। तो भले ही विकल्पी 3 है, लेकिन एक व्यक्ति में, एक इंसान में 2 ही विकल्पी पाए जाते हैं। इस पर गौर करना, 2 ही विकल्पी पूरे जन समूह में, पूरे जन समूह लोगों में 3 विकल्पी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में रक्त ग्रुप का केवल 2 ही विकल्पी होते हैं, जिसमें से वो एक माता से प्राप्त करता है और एक पिता से प्राप्त करता है, अर्थात इसमें भी मेंडल का नियम लागू होता है। तो जीन एक, उसके विकल्पी 3, आई ए एंटीजन बनाता है, आई बी एंटीजन बनाता है, जबकि आई जीरो किसी भी एंटीजन का या प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, इसलिए इसको आई स्मॉल आई से भी व्यक्त करते हैं। अब है कि जीन एक, विकल्पी 3, और इसके प्रारूप बनते हैं 6। कितने बनते हैं? 6। तो मैं ध्यान से समझ लो कैसे बनते हैं। 6 बनते हैं। अगर उस व्यक्ति में आई ए और आई ए दोनों ही विकल्पी समान हैं, नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति में आई ए और आई ए दोनों विकल्पी हैं, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और यह कहेगा समयुग्मजी या समयुग्मजी या होमोजाइगस। दूसरा, यदि उसमें एक विकल्पी आई ए है और एक विकल्पी स्मॉल आई यानी कि आई जीरो है, तो ये तो कोई एंटीजन बनाता नहीं है, जो बनाएगा ये बनाएगा, तब भी उसका रक्त ग्रुप ए ही होगा, परंतु वह विषम युग्मजी होगा, विषम युग्मजी होगा यानी हेटेरोजाइगस। नंबर 3 हो सकता है उस व्यक्ति में दोनों ही युग्म विकल्पी कौन से हो, आई बी हो, तब वो बनेगा बी ग्रुप, और वो बी होगा तो दोनों समान है, तो समयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस। नंबर 4 ये हो सकता है कि उसमें एक एंटीजन हो आई बी और एक एंटीजन हो स्मॉल आई, तब भी बनेगा बी ग्रुप, क्योंकि स्मॉल आई जो है कोई एंटीजन नहीं बनाता। एंटीजन जितने भी बनेंगे वो आई बी ही बनाएगा, तब भी वो बी होगा, परंतु होगा विषम युग्मजी।
और नंबर 5 जो है वो हो सकता है दोनों, एक होगा IA और एक होगा IB। इसका मतलब एक विकल्प की IA मिले तब उसका बनेगा AB ग्रुप, जो कि हमेशा विषम युग्मजीय होगा, विषम युग्मजीय अर्थात हेटेरोजाइगस हेटेरो। और यदि उस व्यक्ति में एक दोनों विकल्प कैसे हैं, अप्रभावी हैं, स्मॉल आई है, तब बनेगा उसका O ग्रुप, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं बनेंगे, O ग्रुप, और ये होगा समयुग्मजीय। इसलिए कई बार ये पूछा जाता है कि समयुग्मजीय अप्रभावी युग्म विकल्प से कौन सा रक्त समूह बनता है, वो बनता है O, क्योंकि इसमें ये दोनों ही अप्रभावी हैं परंतु समयुग्मजीय हैं। इसमें दोनों प्रभावी हैं और ये क्या है, समयुग्मजीय A बनता है, दोनों A है तो A, इसमें दोनों B है तो B, यहाँ एक A है एक I है तो A ग्रुप परंतु विषम युग्मजीय है। यहाँ भी एक B है एक I है तो भी B ग्रुप है, और यहाँ दोनों अलग अलग हैं तो AB ग्रुप बनता है। और इसमें दोनों समान हैं लेकिन वह समयुग्मजीय है और O ग्रुप है। इस तरह से रक्त समूह का निर्धारण किया है। जीन है एक I, उसके 3 विकल्प भी हैं, एक है IA, दूसरा है IB और तीसरा है I0 या स्मॉल I। IA और IB दोनों ही प्रभावी हैं लेकिन I0 अप्रभावी है। जब ये और ये दोनों साथ आते हैं तो दोनों ही अपना लक्षण प्रकट करते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें IA भी है और IB भी है, इसलिए IA भी अपना लक्षण प्रकट करेगा, IB भी को बनेगा AB। लेकिन जब IA के साथ स्मॉल I आ जाएगा तो ये लक्षण प्रकट नहीं करेगा, ये प्रभावी हो जाएगा तो वह A ग्रुप हो जाएगा। उसी तरह जब IB के साथ स्मॉल I आ जाएगा तो भी क्या ये लक्षण प्रकट नहीं करेगा और B ग्रुप होगा, और जब दोनों ही स्मॉल आ जाएंगे तो O ग्रुप होगा। तो जीन एक उसके एलील या विकल्प की 3 एंड प्रारूप कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, 2 बनते हैं A के लिए, 2 बनते हैं B के लिए, 4, 1 बनता है AB के लिए 5 और 1 बनता है किसके लिए, O के लिए। इसके द्वारा जब किसी बच्चे के माता पिता का पता लगाना हो कि ये किसकी संतान है, कई बार होता है कि अस्पताल से बच्चा चोरी हो जाता है, कई महिलाएं एक साथ प्रसव करती है और नर्सों को देती है और घर वाले वहाँ पास होते हैं तो बच्चा अदला बदली हो जाती है, या लड़की जगह लड़का बदल दिया। कई ऐसे केस होते हैं, पुरानी फिल्मों में तो कोई छाप देते थे या लॉकेट देते थे ये फलाना है, लेकिन आजकल इस रुधिर वर्ग का पता लगा के किसी बच्चे के माता पिता का पता लगाया जा सकता है। कई बार होता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप माँ बाप से नहीं मिलता, मतलब वो उनका पुत्र है ही नहीं, दत्तक पुत्र है और गोद लिया हुआ है, ये भी होता है, या माँ सोते लिए बाप का मिल रहा है माँ का नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये सही पता रहता है कि ये इनकी जैविक संतान है या नहीं है, यानी कि बच्चे के रक्त ग्रुप से उसके माँ बाप के रक्त ग्रुप का पता या माता पिता के रक्त ग्रुप से बच्चों में होना है, क्योंकि बच्चे में जीन कहाँ से आएंगे, माता पिता से आएंगे, आधे जीन आएंगे माता से। जैसे एक बच्चे का रिजल्ट है तो ये माता से आया होगा या पिता से, इसी तरह एक माता से एक पिता से, एक माता से एक पिता से, एक माता से एक पिता से। इसलिए बच्चे के रक्त ग्रुप का निर्धारण माँ बाप के जीनों द्वारा होता है, जो मेंडल के नियमानुसार ही होता है। तो आज हम आपको इतना बताएंगे, कल एक उदाहरण द्वारा समझाएंगे हम आपको कि किसी एक बच्चे का, एक बच्चा है और उस पर 2 दंपति अपना अपना अधिकार बता रहे हैं, वो भी कह रहे हमारा बच्चा है, वो कह रहे हमारा बच्चा है, तो निश्चित रूप से किसी एक दंपति का होगा। एक दंपति के जुड़वा 3-4 तो हो सकते हैं, लेकिन 2 दंपति का एक ही बच्चा है ये संभव नहीं है। इसलिए अगर हमें उनके माता पिता का रक्त ग्रुप पता है तो हम रक्त ग्रुप की जांच करके ये बता सकते हैं कि वास्तव में वो बच्चा किस दंपति का है। इससे ये जो फरेब या झूठ या साजिशें होती हैं इसका पर्दाफाश होता है, ठीक है, और बच्चे को सही माँ बाप के हवाले किया जा सकता है। तो कल हम किसी बच्चे का रक्त ग्रुप कैसे निर्धारण करते हैं उसके माँ बाप के रक्त ग्रुप से, और बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंगदान या देहदान, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।